तिलस्मी टापू भाग 5। फिर एक रोज शुद्धोधन का छोटा भाई सुवर्ण अपने बड़े भाई को खोजते हुए आया और उसने भी जादूगरनी के विषय में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। फिर से वही कहानी दोहराई गई। इस बार सुवर्ण को नीलांबरा की छोटी बहन से प्यार हो गया, लेकिन इस बार भी जादूगरनी को सब कुछ पता लग गया। और एक रोज सुवर्ण और नीलांबरा की छोटी बहन इसी समुद्र के किनारे मिले। तभी जादूगरनी आ पहुंची। तभी मानिकचंद ने नीलकमल से पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? नीलकमल बोली, अभी बताती हूँ। नीलकमल ने आगे की कहानी बताना शुरू की। जादूगरनी यहाँ आ पहुंची और उसने मुझे जल परी बना दिया और सुवर्ण को एक बड़ा सा पक्षी। तभी मानिकचंद चौंकते हुए बोला, तो तुम ही नीलांबरा की छोटी बहन नीलकमल हो और वो पक्षी शुद्धोधन का भाई सुवर्ण है। हाँ, नीलकमल बोली। रुको रुको, पहले मुझे सारी बात समझने दो, मानिकचंद बोला। नीलकमल बोली, इसमें ना समझने लायक तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि मुझसे तो चित्रलेखा ने कहा था कि उस जादूगरनी को तो शुद्धोधन के छोटे भाई सुवर्ण ने मार दिया था। इसका मतलब या तो तुम झूठ बोल रही हो या तो चित्रलेखा। मानिकचंद बोला, तुम कैसे जानते हो चित्रलेखा को? नीलकमल बोली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मानिकचंद ने पूछा। पहले तुम बताओ कि तुम चित्रलेखा को कैसे जानते हो? नीलकमल ने फिर से मानिकचंद से पूछा। अरे मैं चित्रलेखा के घर में ही तो रह रहा हूँ, मानिकचंद बोला। और अब तक जिंदा हो? नीलकमल आश्चर्य से बोली। क्यों, क्या हुआ? मानिकचंद ने हैरान होकर पूछा। तो तुम्हें नहीं मालूम? नीलकमल बोली। अरे क्या? सच सच बताओ, पहले मत बुझाओ, मानिकचंद ने नीलकमल से कहा। अरे चित्रलेखा ही वो जादूगरनी है, नीलकमल बोली। मानिकचंद बोला, लेकिन वो तो एकदम बूढ़ी और बदसूरत है। नीलकमल बोली, सालों से उसे किसी नवयुवक का हृदय नहीं मिला जिससे वो जवान और खूबसूरत दिखने वाला अद्भुत तरल बनाती थी, इसलिए बूढ़ी और बदसूरत दिखने लगी है। अच्छा, तो ये बात है, मानिकचंद बोला। लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि उसने अभी तक तुम्हें मारा क्यों नहीं? नीलकमल बोली। मानिकचंद ने नीलकमल से पूछा, तुम्हें और क्या क्या पता है चित्रलेखा के बारे में? बस जितना मुझे पता है वो मैं सब बता चुकी हूँ। हाँ, एक बात मुझे भी अब पता चली है। वो क्या? मानिकचंद ने पूछा। चित्रलेखा ने किसी इंसान को वहाँ कैद कर रखा है जिस गुफा में पहले शुद्धोधन रहा करता था, नीलकमल बोली। अच्छा, मुझे तुम उस जगह का पता बता सकती हो? आखिर वो जगह कहाँ है? मानिकचंद ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें वहाँ सुवर्ण लेकर जा सकता है। वो तो उड़कर जाएगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, नीलकमल बोली। हाँ, ये अच्छा सुझाव है, मानिकचंद बोला। हाँ, तो कल तैयार रहना और यहाँ जल्दी आना, लेकिन चित्रलेखा को ये भनक न लगने पाए कि तुम मुझसे मिल चुके हो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, नीलकमल बोली। अच्छा ठीक है। और इतना कहकर मानिकचंद चित्रलेखा के ठिकाने की ओर बढ़ चला। मानिकचंद जब चित्रलेखा के घर पहुंचा तब तक अंधेरा गहराने लगा था। चित्रलेखा ने दरवाज़ा खोला और बोली, आज बहुत देर कर दी। हाँ, आज नाव की मरम्मत करने बैठ गया। सोचा यहाँ से जाने का कुछ तो जुगाड़ हो, मानिकचंद बोला। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे या आज फिर से भुनी हुई मछलियाँ लाए हो? चित्रलेखा ने पूछा। नहीं, आज तो समय नहीं मिला, नाव की मरम्मत करने में व्यस्त था, मानिकचंद बोला। अच्छा, तो मैं कुछ खाने पीने का प्रबंध करती हूँ, चित्रलेखा बोली। इसी बीच मानिकचंद को मौका मिल गया। उसने पूरे घर की तो नहीं, लेकिन इतने कम समय में जितनी भी जगह वो खंगाल सकता था खंगाल ली। और जैसे ही चित्रलेखा की आहट सुनाई दी, वो चुपचाप आकर अपनी जगह बैठ गया। चित्रलेखा ने फिर से कुछ भुना मांस और कुछ पत्तेदार चीज़ों के व्यंजन परोसकर मानिकचंद से बोली, लो खाओ। और मानिकचंद खाने लगा। उसने खाते खाते बातों ही बातों में पूछा, आप यहाँ ऐसी जगह कैसे रह लेती है?
आपको परेशानी नहीं होती? यहाँ अकेले रहने में कैसे अच्छा लग सकता है किसी को? इस वीरान से सुनसान टापू पर मेरा तो दम घुटता है। लगता है कि कितनी जल्दी यहाँ से वापस जाऊँ। बस सालों हो गए यहाँ रहते हुए। मैंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया है। मैं यहाँ से जाने का अब सोच भी नहीं सकती। बहुत कुछ जुड़ा है मेरे जीवन का इस जगह से। यह जगह मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। मरते दम तक मैं यहीं रहना चाहूँगी, चित्रलेखा बोली। मानिकचंद बोला, ऐसा भी क्या लगाव है आपको इस जगह से? न खाने को, न पीने को, और ना ही लोग देखने को मिलते हैं। मेरी नाव बन जाए यहाँ से जाने का। जैसे ही कुछ जुगाड़ होता है तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। यहाँ क्या करेगी अकेले रहकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी बहुत से काम करने हैं मुझे यहाँ रहकर। बहुत सी चीज़ें ठीक करनी है। पता नहीं कब कैसे ठीक होगा, चित्रलेखा बोली। ऐसा क्या सही करना है आपको इस जगह का? मानिकचंद ने चित्रलेखा से पूछा। है किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल जो मुझे ही ठीक करना होगा, चित्रलेखा बोली। ऐसा भी क्या है? मानिक ने पूछा। फिर कभी बताऊंगी, अब रात काफ़ी हो चली है, नींद आ रही है। और इतना कहकर चित्रलेखा सोने चली गई। मानिकचंद को चित्रलेखा की बात सुनकर ऐसा लगा हो न हो कोई बात ज़रूर है। मुझे इन सब बातों का पता लगाना होगा कि आखिर उस गुफा में कौन कैद है और किसने उसे कैद कर रखा है। क्या चित्रलेखा सच में वहीं जादूगरनी है या वो जल परी नीलकमल ना होकर कोई और है? इन सब बातों को सोचते हुए मानिक को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह हुई। मानिकचंद यह सोचकर जागा कि आज पक्का उस गुफा की ओर जाएगा जहाँ चित्रलेखा ने किसी को कैद कर रखा है। उससे मिलकर ही पता लगेगा कि आखिर क्या माजरा है। और वो उस दिशा में चल पड़ा। नीलकमल ने तो कहा कि पक्षी बने सुवर्ण को भी साथ ले ले, क्योंकि रास्ता बताने में ही वो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन मानिकचंद ने ऐसा नहीं किया। उससे खुद से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। मानिकचंद जिस दिशा में बढ़ा जा रहा था वो बहुत ही घना जंगल था। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी उधर नहीं पड़ती थी। इतने बड़े बड़े मच्छर जैसे कि कोई मधुमक्खी हो। इतने मोटे मोटे तनों वाली लताएं। न जाने कौन कौन से किस्म के पेड़ वहाँ दिख रहे थे। उसने अपना चाकू भी साथ में ले रखा था। जहाँ कहीं कोई अड़चन आती तो वो उन्हें काट कर आगे बढ़ जाता। इसी तरह वो शाम तक जंगल पार करके गुफा तक पहुँच ही गया। उसने गुफा के पास जाकर देखा तो गुफा का दरवाज़ा 2-3 बड़े बड़े पत्थरों से बंद था। उसको पत्थर सरकाने में बहुत मेहनत लगी। आखिर काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो अपने कार्य में सफल हो गया। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। अंदर कुछ अंधेरा भी था, लेकिन उतना भी नहीं। वो सब साफ साफ देख पा रहा था। गुफा काफ़ी लंबी दिख रही थी। वो चलते चला जा रहा था। तभी अचानक सामने से उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन है? कौन हो तुम? मानिकचंद डर कर बोला, मैं कौन? उस आवाज़ वाले व्यक्ति ने पूछा। मैं मानिकचंद, मानिक ने कहा। कौन मानिकचंद? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं एक व्यापारी हूँ, मानिकचंद बोला। ठीक है, पहले तुम मेरे नज़दीक आकर मेरी बेड़ियाँ खोल दो, उस व्यक्ति ने कहा। इतना सुनकर मानिकचंद ने अपना चाकू हाथ में लिया और डर डर कर उस आवाज़ वाली दिशा में बढ़ने लगा। नज़दीक जाकर देखा कि सच में कोई बेचारा बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मानिकचंद उसके नज़दीक गया। वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बेड़ियों में लगा ताला तोड़ा और उसकी बेड़ियाँ खोलकर पूछा, कौन हो भाई तुम? उस व्यक्ति ने अपनी बेड़ियाँ दूर फेंकते हुए कहा, मैं नीलगिरी राज्य का छोटा राजकुमार सुवर्ण हूँ। इतना सुनकर मानिकचंद अचंभित होकर बोला, तुम सुवर्ण हो? तो वो कौन था? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तिलस्मी टापू की अगली कहानी अब अगली वीडियो में।